हिंदुस्तान में तो राहुल गांधी ने एक के बाद एक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखा दिया है कि हिंदुस्तान में ये हो रहा है। इसके बाद तो ये नजारा क्या बनता है, जिस नजारे पे मैं आपके साथ गौर करना चाहता हूं, नजारा ये बनता है कि वो चुनाव दर चुनाव जीतेंगे इस तरीके से, और जल्दी ही दक्षिण भारत में भी जीतेंगे। देखिए, राहुल गांधी ने एक क्लिप दिखाया है, उसमें एक तो नायब सिंह सैनी का क्लिप दिखाया था, और एक साउथ इंडियन का कि हम कश्मीर से वोटर ले आएंगे। हाँ, भाजपा के केरल के वाइस प्रेसिडेंट जो मलयालम में बोल रहा था, उसका था पीछे एक, उसकी बात सुनकर एक बंदा मुस्कुरा भी रहा था। वो कह रहा था कि हम जम्मू कश्मीर से वोटर ले आएंगे जिताने के लिए। अच्छा, तो उसको देख के मेरा माथा ठनका कि ये तो मामला बहुत ज्यादा विकट है। भाजपा अभी तुरंत तो नहीं, तुरंत करेंगे तुरंत हंगामा मच जाएगा कि आप कैसे जीत गए, लेकिन धीरे धीरे करके वो तमिलनाडु में भी जीतेगी, वो केरल में भी जीतेगी, सब जगह जीत जाएगी। इस इशू को, इस हालत में क्या होगा, एक मिनट, इस हालत में ये होगा कि ये बाकायदा एक निर्वाचित निरंकुशता, एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी इस देश में कायम हो जाएगी। वो कहेंगे हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीत के आए हैं और हम जो मन में आए कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लोकतंत्र में कोई दिलचस्पी नहीं, उसकी दिलचस्पी यह है कि सत्ता पे कब्जा किया जाए और हम अपने तरीके से जैसा हिंदू समाज बनाना चाहते हैं वैसा बनाए आराम से बैठ के। जी, ये बात सही है आपकी, लेकिन फिर भी मैं आस्था रखता हूं, क्योंकि मैं भी हिंदू हूं और आप भी हिंदू हैं, और हमारा अपना विवेक है, हमारी अपनी हमारा परिदृश्य है, हमारा अपना विजन है हमारे धर्म के बारे में। मैं ये समझता हूं कि हम में वो शक्ति है कि हम खड़े हो जाएं, गलत बात को गलत कहें, और आवाज अंदर से उठनी पड़ेगी। When opposition from without is destroyed, opposition arises from within. ये माना जाता है, कन्वेंशनल विजडम है। अगर ये कन्वेंशनल विजडम भी खत्म होने की तरफ है तो फिर ईश्वरी मालिक है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अब भी वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है जिसके चलते कुछ लोग खड़े होकर ये बात कह सकते हैं। मैं आपसे सहमत हूं, इसके उदाहरण भी मिलते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ उनकी पार्टी के भीतर विद्रोह हुआ। बिल्कुल, अगर जगजीवन राम और एच एन बहुगुणा रिजाइन नहीं करते बिल्कुल, तो इंदिरा गांधी हारती नहीं इलेक्शन। हाँ, उस तरह से हवा नहीं बनती उनके खिलाफ है। तो वो तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये हम एक यूनिक अरेंजमेंट का सामना कर रहे हैं। दरअसल एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक राजनीतिक दल है, चुनाव लड़ती है, उसके पीछे एक अलग तरह का संगठन खड़ा हुआ है, जो उसे अपनी बाहों में भरे हुए है, जो लगातार उसको सपोर्ट करता है, उसको एक गैर संवैधानिक एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है ना, वो पीछे खड़ी हुई है उसके, जो लगातार, ये ऐसा अरेंजमेंट दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, और उसको वो विचारधात्मक रूप से, जब अटल बिहारी, बाबरी मस्जिद टूटी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ उसमें दुख व्यक्त करने की कोशिश की। हम लोगों को पता है, रज्जू भैया ने उनको बुलाया और लंबा बौद्धिक दिया कि होश में रहो, ये दुख व्यक्त करना बंद करो। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये राष्ट्रीय भावनाओं का प्रकटीकरण है। तब उन्होंने उस रज्जू भैया का बौद्धिक सुनने के बाद वो बोले ये राष्ट्रीय भावनाओं का प्रकटीकरण, वरना वो दुख व्यक्त करना चाहते थे, तो आरएसएस उनको दुख नहीं व्यक्त करने दिया। ये कुछ और ही मामला है। देखिए, जब वाडवानी जी गए हुए थे रथ यात्रा पे, उस वक्त एक मूव हुआ था कि एक तीसरी पार्टी बना दी जाए, और उस वक्त एक नेता को अटल जी ने कहा, मुजफ्फरनगर के नेता थे वो, कि मैं नहीं कर सकता। संकेत उन्होंने दिया कि अगर उन्होंने कोई नई पार्टी बनाने की बात की तो शायद वो राजनीति में ना रहें। मतलब मैं उसको दूसरे तरीके से कह रहा हूं। He clearly indicated that he may not survive to remain in politics. आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल। और ये बात हमें पता है, और हमने जो माजरा देखा है, वो जो उस समय के लोग देखे हैं जो ईमानदारी से बात कर लेते थे कभी कभी, तो हमें ये लगता है कि आज के दिन जो खतरा है देश पे, अगर उसके प्रति लोग जागेंगे नहीं, और मैं ये देख रहा हूँ, अभी इलेक्शन का रिजल्ट तो आना है बिहार में, लेकिन वहां पर जो टीवी पे दिखा रहे हैं, अरे ये तो अभी दिखाया उसने, अरे यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं बिहार में, वो जलंधर, वो बता रहा हरियाणा का। ये जो आर्गुमेंट जो भाजपा दे रही है, वही आर्गुमेंट पॉपुलर लेवल पे लोग एक्सप्रेस करते हुए और उसको टीवी प्रोपोगेट करते हुए दिखा रहा है। एक मंत्री आया
और उसने कहा अरे ये ब्राजीलियन, इसने मॉडल की बात इसलिए की क्योंकि ये तो विदेशों में भ्रमण करता रहता है और इसके दिमाग में कोई फॉरेनर ही आ सकता है और उसी का नाम लेके ये कर सकता है। अब आप मुझे बताइए कि इससे बड़ा कोई अहमकाना सवाल कोई जवाब हो सकता है क्या? लेकिन ऐसे अहमकाना जवाब आ रहे हैं और हम लैप कर रहे हैं। देखिए बात यह है, हमारे जो अपने ट्राइब के लोग हैं जिनका काम है सवाल पूछना और जिनका काम है विटनेस बॉक्स में डालना किसी भी व्यक्ति को, उसको पुट देम इन द डॉक, वो नहीं कर रहे हैं हम लोग। और इसलिए हमारा जो मीडिया है वो धराशायी हो चुका है। हमारी जो जुडिशरी है वो इट इज डिलीवरिंग हाफ जस्टिस, पार्ट जस्टिस, इलेक्टोरल बॉन्ड में पार्ट जस्टिस, महाराष्ट्र के केस में पार्ट जस्टिस। जस्टिस हैज नॉट बीन फुल्ली डिलीवर्ड एनीवेयर। और ये जो अभी एसआईआर पे बातचीत हुई, बीच में उन्होंने कहा कि अब तो इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, अब इसकी सुनवाई इलेक्शन के बाद होगी। अब मुझे बताइए आप, इलेक्शन पूरा एक हो जाएगा एक ऐसी वोटर लिस्ट की बिना पर जो कि प्योर नहीं है, और वो सरकार 5 बरस रहेगी और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उसको इंश्योर करने के बाद ये सुनवाई करेंगे। तो उसका सारी प्रोसीडिंग जो है और उनका जजमेंट जो है उसके बाद इनफ्रक्चर्स नहीं होगा क्या? इनफ्रक्चर्स नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा। और ये कहेंगे भी बाद में अब तो ये हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे इंस्टीट्यूशन धराशायी हो गए हैं और हम तो ट्रूली एंड राइटली पोस्ट रेफरी एज में बैठे हुए हैं, जो कि फरीद जकारिया जिसको पोस्ट रेफरी एज बोलता है। क्या आप एक हमारे बड़े आंदोलन क्या आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़े दिनों बाद या ज्यादा थोड़ा आगे जाकर, एक तुरंत तो नहीं दिखाई पड़ता, कोई बड़ा एक्स्ट्रा इलेक्टोरल यानी चुनावी प्रक्रिया जो है उसके बाहर एक कोई बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन जिसमें सड़कें भर जाएं? मैं कोई नेपाल जैसी बात की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, वो तो गलत है और वो होना भी नहीं चाहिए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान पे उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। शांतिपूर्ण सड़कें भर देने वाला, खामोशी से चला जाने वाला आंदोलन, गांधीवादी तरीकों से चलाए जाने वाले आंदोलन की हम लोगों को सीधी आवश्यकता दिख रही है। जयप्रकाश नारायण जैसे किसी नेता की जरूरत पड़ रही है जो कि हिंसा होने की संभावना से नाराज हो जाता था, मन से डांटने लगता था। तो वो इसकी संभावना कुछ दिखती है? देखिए, आप आज के दिन अगर जयप्रकाश की टर्मिनोलॉजी भी यूज करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर आप टोटल रेवोल्यूशन की बात करेंगे, तो यू वुड बी टोटली ब्रांडेड एज एंटी नेशनल। क्योंकि राष्ट्र में और सरकार में जो डिस्टिंक्शन करते थे हम और आप लोग, जो होनी चाहिए किसी भी सभ्य समाज में, पॉलिटिकली कॉन्शियस समाज में, वो छोड़ी नहीं है। सरकारें जो हैं वो देश बन गई हैं और देश बन गया है सरकार। ये दोनों जुदा जुदा हैसियत है, दो जुदा जुदा एंटिटीज हैं। और जब तक हमारी डिबेट में नेशन और रूलिंग पार्टी में डिस्टिंक्शन नहीं की जाएगी, देश में और रूलिंग पार्टी में डिस्टिंक्शन नहीं की जाएगी, जब तक लोग राष्ट्रवादी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार होते रहेंगे। अब मैं आपको सरकार विरोधी बात करना राष्ट्र विरोधी बात करना नहीं है, लेकिन टोटल रेवोल्यूशन आज के दिन ये जो जिसमें आस्था रखते थे, उसी आस्था को आप उसको अपने आप को जुदा करके आपको कटघरे में खड़ा कर देंगे लोग। देखिए, जब आपकी बात बिल्कुल सही है, अब असली समस्या क्या है उस पर हम बुनियादी बात पे आते हैं। असली समस्या यह है कि जब पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी का उद्घाटन अधिवेशन हो रहा था और उसकी तैयारी प्रिपरेटरी कमेटी के चेयरमैन थे जॉर्ज फर्नांडिस। हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस ने उसमें एक लेक्चर दिया था। वो लेक्चर अभी मैंने तीन दिन पहले पढ़ा, पहले अंग्रेजी में पढ़ा, फिर उसका हिंदी अनुवाद भी मैंने उसका पढ़ा। उस लेक्चर में जॉर्ज फर्नांडिस जो कह रहे हैं ठीक ठीक वही हो रहा है। वो यही तो कह रहे हैं जॉर्ज फर्नांडिस कि भाई सरकार, राष्ट्र और देश, इन सबको एक कर दिया गया है। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने यही बात, जो आज जिस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं, उनके पूरे भाषण में यही बात कही गई है उनके। और वो कहते हैं इसके लिए हमें पीयूसीएल जैसे संगठन की जरूरत है। अच्छा, वही जॉर्ज फर्नांडिस बाद में इन्हीं लोगों के साथ मिल गए। वही जॉर्ज फर्नांडिस जो इतनी बढ़िया बात वहां कह रहे थे, वो इन लोगों के साथ मिल गए। तो उन्होंने किया क्या? बात तो दिक्कत की बात यह है कि जो लोग कभी लोकतंत्र और आजादी के लिए लड़ते हैं, लड़े,
बंबई के दलित पैंथर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिल गए, जो अपने आप को मार्क्सवादी और पता नहीं क्या-क्या कहते थे। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है ना। अंततः ये लोग ऐसे सब लोगों को एप्रोप्रिएट कर लेते हैं। हमारे देश में जो समाजवादी थे, और बहुत से उनमें से बड़े प्यारे इंसान हैं, हम उनसे अपार मोहब्बत करते हैं, लेकिन दे वर एट वंस द क्रिएटर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स ऑफ डेमोक्रेसी। मेरा ये मानना है। देखिए, आप वो कोई जोरम ममदानी की तरह सोशलिस्ट नहीं है। ये लोग जो हैं, आज के दिन माफी की जगह, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जयप्रकाश नारायण जी ने इस देश के लिए अपार कंट्रीब्यूशन किया, हमारे देश में लोकतंत्र बचाने के लिए। लेकिन जिन ताकतों की मदद से उन्होंने लोकतंत्र से लड़ाई की, उसके जिसके चलते उन ताकतों को प्रोत्साहन मिला, वही ताकतें आज के दिन हमेशा के लिए लोकतंत्र को बरी कर देना चाहती है, दफन कर देना चाहती है। ये सच्चाई है। लेकिन हर बड़े आदमी का विवेचना होनी चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिवली वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी देयर कंट्रीब्यूशन। मैं उस लिहाज से बोल रहा हूं। मैं वैसे बहुत इज्जत करता हूं जयप्रकाश जी की, और जयप्रकाश जी ने इंदिरा गांधी को जता दिया और बता दिया कि तुम इसी हद तक जा सकती हो। लेकिन दूसरी बात, उस वक्त जो इंदिरा गांधी थी, उसने इलेक्शन क्यों करवाया? अबे इसलिए करवाया बिकॉज शी वाज वरीड अबाउट द लेगेसी शी वांटेड टू लीव, जिसकी इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। इनको कोई चिंता नहीं है। जो इंदिरा गांधी के अंदर जो लोकतंत्र के प्रति एक जो आकर्षण, एक लोकतंत्र के प्रति जो बात बच रही थी, मतलब बच रही थी, वो बात इन लोगों में शुरू से ही नहीं है। ये हमारी गलतफहमी है। ये हमारी गलती थी कि हम ये मानते थे कि ये लोग लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आना और रहना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको सामने एक बात रखना चाहता हूं, प्रस्ताव। 2024 में जैसे ही इनके पास से बहुमत गया, तो इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये दोबारा नौबत ना आने पाए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने तब से वो हथकंडा सोच रहे थे। नाउ दे हैव परफेक्टेड दिस आर्ट। मतलब ऐसा है कि ये लोग जो हैं, जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैं आज के दिन, गिवन द फेडरल स्ट्रक्चर दैट वी हैव, व्हाटएवर इज लेफ्ट ऑफ इट, ये लोग उन पार्टियों को अपने आप में विलीन कर लेंगे अपनी एंटिटीज में, या फिर उनको नगण्य बना देंगे। ये लोग हमेशा से यूनिटरी पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। ये लोग हमेशा से इस देश के मानस को, दे वर फाइटिंग फॉर द माइंड ऑफ इंडिया, और उस लड़ाई को जारी रखने के लिए और अंजाम तक पहुंचाने के लिए लोकतंत्र इनको सूट नहीं करता। दे वांट टू बी एन ऑटोक्रेसी। इस बात पे और इस आर्गुमेंट पे कि हम आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देंगे, आपको क्वालिटी लाइफ देंगे, लेकिन शॉर्ट ऑफ कहने की आजादी, सुनने की आजादी, बोलने की आजादी, इसको शॉर्ट ऑफ दैट ये सब कुछ देंगे हम आपको। और बदकिस्मती से, बहस के अभाव से और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस के अभाव से वो एक एक्सेप्टेड टेम्पलेट बनती जा रही है हमारे देश में। मुझे डर इस बात का है। हालांकि यू नेवर नो कि भारत में से कब क्या फोर्सेस निकलेंगी। इतना बड़ा हमारा देश है कि इनके सामने खड़ी हो जाएंगी सीना तान कर, और इनको ललकारेंगी और कहेंगी ये रास्ता ठीक नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि जब वो कह रहे हैं कि हम आपको इकोनॉमिक आर्थिक बहबूदी देंगे, आप लोकतंत्र की चिंता मत कीजिए, बोलने की आजादी की चिंता मत कीजिए, आंदोलन प्रतिरोध का अधिकार मत मांगिए, तो उनकी जो उस मोर्चे पे जो नाकामी है, वो नाकामी कभी इन लोगों के सामने आएगी और लोग नाराज होकर इनके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन तब वो विद्रोह होगा, वो लोकतांत्रिक विद्रोह नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ हाँ, वो फिर कुछ और होगा। वो कुछ और होगा। वो हमको अगर इस मरहले पे हमारे देश को ला दिया है इन लोगों ने, तो फिर तो मुस्तकबिल, फिर तो फ्यूचर ठीक नहीं है। और मैं ये समझता हूं अभय कि दुरुस्त हो सकता है अभी भी, लेकिन जो विरोधी दल हैं, जो कि आज के दिन ऑपोजिशन फोर्सेस कहलाए जाते हैं, उन लोगों को अपने छोटे मनभेद, छोटे मोटे मतभेद को दरकिनार कर कर एकजुट होना पड़ेगा ऑन द एजेंडा
ऑफ सेविंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। सेविंग डेमोक्रेसी, ठीक है। देखिए, लोकतंत्र को बचाना सबसे मुख्य एजेंडा होना चाहिए, सरकारों को बचाना बाद में आता है। अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो सरकारें कहाँ रहेंगी, कब तक रहेंगी? अगर आ भी गई सरकार तो उसको गिरा दिया जाएगा। हम देखते हैं कैसे गिरा दी जाती हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो जिन लोगों की कंट्रीब्यूशन हो सकती है, उसमें पहला नाम मैं लूंगा चंद्रबाबू नायडू का। उनके पाला बदलने के चलते और नीतीश कुमार के पाला बदलने के चलते, और नीतीश कुमार ने स्वयं से निर्णय लिया है या किसी और ने निर्णय लिया और उनको चेहरा बना दिया है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन उनसे अब आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री, काबिज मुख्यमंत्री हैं, मतलब इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की अभी तक पूरे इलेक्शन के दौरान। नहीं, तो या तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के रास्ते पे चल रहे हैं, या उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, या कोई और फोर्सेस उनको नाक से पकड़कर दिशा दिखा रही हैं। ये अब आप मुझे बताइए कि इस देश में बहस ही नहीं हुई अबे, हम जैसे लोगों ने शायद की है, इस बात पे बहस ही नहीं हुई कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो ऐसी स्थिति में नहीं है, उसकी हेल्थ परमिट नहीं करती कि वो मुख्यमंत्री बना रहे, तो क्या उसको मुख्यमंत्री बना रहने देना चाहिए? भाई, उनको तो इलेक्शन में उतरने नहीं देना चाहिए अगर जो कुछ कहा जा रहा है वो सही है तो। और अगर जो कुछ कहा जा रहा है वो सही नहीं है तो खड़ा होकर कोई चीफ मेडिकल ऑफिसर बिहार का बताए ये बात हमको, या उनका जो पर्सनल फिजिशियन है खड़ा होकर बोले। किसी ने बोला क्या? अरे भाई, जो बाइडेन के इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया अमेरिका में कि जो बाइडेन जो था वो ऑटो पेन से साइन कर रहा था। अब आप मुझे बताइए, ये सारा डोनाल्ड ट्रंप ने सारी कंट्रोवर्सी चलाई, और डोनाल्ड ट्रंप बार बार स्वयं जाकर अपना मेडिकल चेकअप करवा के और बुलेटिन बताता है कि मैं परफेक्ट हेल्थ में हूं। क्यों कह रहे हैं वो लोग? क्यों कह रहे हैं वो कहीं फर्जी लोकतंत्र है क्या? या आप फर्जी लोकतंत्र हो? तो और चीजों में आप सीख लोगे, और जिन चीजों में आपको लगता है कि हमें सीखना भी है और छुपाना भी है, तो ये वही करते हैं ना कि जो चीज बात इनको छुपानी चाहिए वो नहीं छुपाते, और जो छुपाते हैं वो नहीं छुपानी चाहिए। हर काम ये उल्टा करते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि इनकी आत्मा को कभी तो जागेगी, इनकी आत्मा या देश की आत्मा जागेगी, और कुछ ना कुछ मैं समझता हूं करना पड़ेगा, वरना जिस रफ्तार से और जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए अच्छी दिशा नहीं, तो मेरी नजर में। आपके साथ जो बहुत ही उपयोगी बातचीत हुई, इसका जो मुख्य टेक अवे नतीजा निकला है, वो नतीजा ये है कि जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की जो मिली-जुली ताकतें हैं, एक ही संगठन है दरअसल दोनों, वो संघ की ही संतान है। जब तक उसके खिलाफ बाकी सारे विपक्षी दल, वो भी जो अभी भाजपा के साथ सत्ता में हैं, एक होना वो भी, पड़ेगा, हाँ, वो भी एक चंद्रबाबू आवाज में नायडू बोले। जी, नीतीश वो एकजुट नहीं होंगे, तब तक बड़े आंदोलन की संभावना नहीं दिखाई पड़ती। हम किसी वायलेंस का आह्वान नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम एक पीसफुल डिग्निफाइड प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। हुँ, हम एकजुटता चाह रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा जो देश के समक्ष है उस पे फोकस हो और उस पे बहस हो, और उस बहस के चलते जो करेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए वो लिए जाएं, और जिन इंस्टीट्यूशंस को काम करना है उस दिशा में उनको काम करना चाहिए। क्योंकि अगर पोस्ट रेफरी एज ये है, अगर इंस्टीट्यूशंस में आस्था उठ चुकी है, तो उसके जो कारण हैं आस्था उठने के, उन कारणों का निवारण करना होगा हमको। बिल्कुल ठीक बात। बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद जी। बहुत ही थैंक यू। दूरगामी महत्व वाली चर्चा हम लोगों ने की, और मैं तो आपसे बातचीत करने के बाद ये मानता हूँ कि एक ऐसे समय की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जिसकी तरफ राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा किया है। देखिए, वो राहुल गांधी की बात कहना चाहता हूं मैं। जी। राहुल गांधी कैनॉट बी ए लोन रेंजर। हुँ, एकला चलोगे नहीं, चलो रे नहीं होगा। हुँ, और मुझे लगता है कि कभी-कभी लगता है, मुझे हो सकता है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैं गलत हूं, हुँ, कि अपनी पार्टी के हुँ, भीतर भी हुँ, वो कई मायनों में अकेला है। हुँ, जिस तरह से वो मुशक्कत करता हुआ नजर आ रहा है, हुँ, वैसे और लोग मुशक्कत करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हुँ, और शायद उसने अपने उद्देश्य को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया अपने पार्टी कोलिग्स को, या फिर
अगर किया भी तो है, अगर किया है उसने, और अगर वो ऑन बोर्ड नहीं है, तो इस देश की बदकिस्मती है, क्योंकि सबसे बड़ा दायित्व जो आज के दिन जो है वो कांग्रेस पार्टी पे है। अगर लोकतंत्र को खतरा है तो कांग्रेस पार्टी गंगा नहा ले, इस बार लोकतंत्र को बचा ले, जिसको उसने 70 के दशक में खतरे में डाला था। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत उम्दा चर्चा के लिए। थैंक यू मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि हम लोग फिर दोबारा जब आपसे मैं समय माँगूँ तो आप ज़रूर हमें नई अरे परिभाषा अरे अरे वी आर फ्रेंड्स। शुक्रिया। अगर अगर चर्चा नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? बिल्कुल, बिल्कुल। बाय बाय, गुड नाइट, बाय-बाय। गुड इवनिंग, गुड डे, सॉरी।